आज की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन वैक्सीन पर हैं और वो देश के 3 शहरों में वैक्सीन प्रोडक्शन का फुल अपडेट ले रहे हैं। पीएम मोदी इस वक्त हैदराबाद में भारत बायोटेक की लैब में मौजूद हैं, जहां पर वो स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का हर अपडेट ले रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में जाइडस की लैब में भी ज़ाइकोव-डी वैक्सीन को लेकर टॉप साइंटिस्ट से डायरेक्ट अपडेट लिया है। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 4:30 बजे पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट भी जाएंगे और इस बीच ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो हैदराबाद में अंदर मौजूद टीम्स के साथ प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और बायोटेक लैब में प्रधानमंत्री भी जाएंगे। इससे पहले जाइडस कैडिला में किस तरह से लैब का उन्होंने दौरा किया वो तस्वीर भी आपके सामने। लेकिन अब आपको बता दें, कोवैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है ये, और बहरहाल ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जाइडस कैडिला लैब की भी। कोवैक्सीन के बारे में बात करें उससे पहले जो अंदर की तस्वीरें कैडिला की आई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच अब हैदराबाद जब प्रधानमंत्री पहुंचे वो पहली तस्वीर आपके सामने, उसके बाद बायोटेक लैब में बाहर किस तरह से प्रधानमंत्री पहुंचे और वहां पर मौजूद टीम्स के साथ उनकी बातचीत की तस्वीरें सामने आई, और अब ये अंदर की तस्वीर जहां लैब में वैक्सीन का पूरा अपडेट उन्हें दिया जा रहा है। टी राघवन संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। राघवन, इस पर नजर इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह से स्वदेशी कोरोना वैक्सीन और इसका ट्रायल भी एडवांस लेवल पर, तो प्रधानमंत्री फिलहाल जिस टीम के साथ मौजूद इस वक्त हैं उन्हें क्या क्या ब्रीफ किया जा रहा है इस वक्त? कि बिल्कुल सुरभि, ये भी कह सकते हैं क्योंकि ये स्वदेशी वैक्सीन है इसलिए प्रधानमंत्री के दिल के काफ़ी करीब है। बोर्ड मेंबर्स के साथ उनकी एक मीटिंग जो है, ब्रीफिंग जिसको कह सकते हैं, वो पूरी हुई है। ऑब्वियस क्वेश्चन ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री तरफ से पूछा गया होगा कि ये वैक्सीन कितने दिनों में आम लोगों तक पहुँच जाएगी। जैसा ये लगातार प्रक्रिया है इसकी कि जो डोजेस थर्ड स्टेज की शुरू हुई है, जो ट्रायल शुरू हुआ है उसमें एक डोज के बाद दूसरे डोज के बीच 28 दिन का अंतराल बहुत ज़रूरी है। आपके माध्यम से अगर गेस्ट से हम ये पूछ सकें कि 28 दिन क्यों जरूरी है, इस 28 दिन की क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह का जो बॉडी लेवल है, क्या क्या चीज़ें जो है लोगों में ये देखी जाती है, ये एक लोगों तक पहुंच सकती है बात। और प्रधानमंत्री के मन में भी ये जिज्ञासा जरूर होगी कि ट्रायल के फेजेस के दौरान जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है और इतना वक्त क्यों लगता है सुरभि उसमें। बिल्कुल, और यही बात हर कोई जानना भी चाहता है कि इस बीच किस तरीके से ये वैक्सीन काम करती हैं। हमारे साथ कुछ खास पैनल भी हैं, उनसे हम इस बारे में बातचीत करें। उससे पहले राघवन, ये जरूर मैं जानना चाहूंगी कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स की बात की जाती है कोवैक्सीन को लेकर, सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि जो डेटा एनालिसिस के लिए उन्होंने आईसीएमआर को दिया उसमें भी आगे परमिशन ट्रायल्स को लेकर अभी काम बाकी है, क्योंकि अप्रूवल्स होते हैं, 6 स्टेजेस होते हैं बाजार में आने से पहले वैक्सीन के। डॉक्टर संजय राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट और इन्वेस्टिगेटर एम्स, और कोरोना वैक्सीन पर भी ये काम कर रहे हैं। डॉक्टर संजय राय, आप हमारे दर्शकों को ये बात आसानी से और सरल शब्दों में भी समझा सकते हैं कि आखिर ये वैक्सीन काम कैसे करती है और जो अभी तक के लेवल्स पर ट्रायल हुए हैं उसके मुताबिक ओवरऑल एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, जहाँ तक किसी भी वैक्सीन की बात है कि वैक्सीन काम कैसे करती है, तो वैक्सीन जो है पहले से शरीर के अंदर 2 तरीके से काम करती है। एक तो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप करती है। इसका मतलब ये होता है कि शरीर जो है एक बार कोई उस टाइप का वायरस या कोई भी बैक्टीरिया जिसके अगेंस्ट हम दे रहे हैं उसके अगेंस्ट एक याददाश्त डेवलप कर लेता है कि जब भी आगे वह वायरस या बैक्टीरिया शरीर के संपर्क में आएगा तो वह तुरंत एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे और उसको किल कर देंगे शरीर में अपना प्रभाव छोड़ने से पहले। दूसरा होता है एंटीबॉडीज पहले से बना के रखना। जो वैक्सीन हम देते हैं तो शरीर में जो है उस वायरस के अगेंस्ट या उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, अगर हम कोविड-19 की बात करें तो वायरस की मैं बात कर रहा हूँ, उस वायरस के अगेंस्ट जो है पहले से एंटीबॉडीज तैयार हो जाते हैं। एंटीबॉडीज उसी तरीके से है जैसे अगर आम लोगों को मैं समझाऊं कि संतरी जो है देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। अगर वो मुस्तैद पहले से रहे तो किसी भी बाहरी आक्रमण को जो है तुरंत ध्वस्त कर सकते हैं। लेकिन अगर संतरी हमारे वहाँ पे नहीं खड़े हैं तो कोई भी बाहरी आक्रमणकर्ता जो है शरीर के अंदर घुस के जो है ज़्यादा डैमेज कर सकता है जब तक हम संभलेंगे, और हो सकता है कभी हम संभल ना पाए वो इतना डैमेज कर दे। सेम वो उसी प्रिंसिपल पे वैक्सीन भी काम करता है कि वह एंटीबॉडीज पहले से तैयार रखता है और जब वायरस उसके संपर्क में नया वायरस आता है तो वह उसको मार देता है, तो वह वायरस जो है शरीर पे वो प्रभाव नहीं कर पाता है। ये तो जनरल वैक्सीन का प्रिंसिपल होता है। बनाने की विधि उसकी अलग अलग होती है, बट ओवरऑल जो मैकेनिज्म वर्क करने का होता है यही होता है। बनाने की मैकेनिज्म होती है जैसे कुछ किल्ड वायरस
को करके हम इंजेक्ट करते हैं, कुछ लाइव एटेन्यूएटेड वायरस को करते हैं, जैसे पोलियो के बारे में आपने देखा है, मिजल्स जो है हमारा लाइव एटेन्यूएटेड ये है। सो कि उसी वायरस को कमज़ोर करके शरीर में दिया जाता है और शरीर को नुकसान तो नहीं पहुंचा पाता है, लेकिन शरीर में जो है उसके अगेंस्ट जो है प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है। कुछ जो है उसके जेनेटिक मटेरियल को यूज़ करते हैं, जैसे अभी फाइजर ने या मडोना ने यूज़ किया हुआ है, तो वह जो है जेनेटिक मटेरियल को यूज़ करते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है इस टाइप की टेक्नोलॉजी को वैक्सीन में ह्यूमन यूज़ में लाया जा रहा है। अभी तक जो है इस टेक्नोलॉजी को नहीं लाया गया है। जो किल्ड और लाइव एटेन्यूएटेड ये सब तो पहले से हम यूज़ करते रहे, बहुत से वैक्सीन्स पे यूज़ करते रहे, इसीलिए उन वैक्सीन्स का लॉन्ग टर्म सेफ्टी के बारे में हमें नहीं आइडिया है। फाइजर्स की वैक्सीन जो है या मडोना की वैक्सीन है कि लॉन्ग टर्म सेफ्टी क्या होगी, इमीडिएट सेफ्टी तो उन्होंने डेफिनेटली एड्रेस कर दिया है। डॉक्टर राय, इस लिहाज से कोवैक्सीन कहां पर स्टैंड करती है, क्योंकि यहां तो नेजल ड्रॉप्स पर भी वर्क ऑन किया जा रहा है वैक्सीनेशन के ऑल्टरनेट के तौर पर, इंजेक्शन के अलावा अगर इसे एज अ नेजल ड्रॉप मार्केट में उतारा जाए तो? नहीं, देखिए, नेजल ड्रॉप उतारने के लिए इतनी जल्दी नहीं उतारा जा सकता है। किसी भी वैक्सीन या ड्रग का जो है क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ेगा और फिर क्लिनिकल ट्रायल के डिफरेंट स्टेजेस से जाना पड़ेगा। अभी जो है इंट्रामस्कुलर रूट पे है और एक इंट्राडर्मल रूट भी वो शुरू करने वाले हैं, बट अभी इंट्रामस्कुलर रूट का क्लिनिकल ट्रायल लास्ट स्टेज में, जो फाइनल स्टेज में, तो जो संभावना सबसे ज़्यादा आती है वह जो है इंट्रामस्कुलर रूट की आती है, 2 इंजेक्शंस की ही आती है। अभी वह सब जो है थ्योरेटिकल है, उसको भी किया जा सकता है, लेकिन उसको करने से पहले जो है पहले हमें सारी प्रक्रिया से, देखिए, साइंस से कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ह्यूमन को देना है। मनुष्य में अगर हमें कोई भी ड्रग देनी है तो हमें सब कुछ निर्धारित करना पड़ता है, सेफ्टी हो जिसके कारण, जिसके लिए हम दे रहे हैं, इम्यूनोजेनिसिटी हो, मतलब प्रोटेक्ट हो, उसके अगेंस्ट इफिकेशियस होना चाहिए। अगर ये सब कुछ है तभी दिए जा सकते हैं, और इसको इस्टेब्लिश करने के लिए जो है उसी को के लिए हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल से पहले भी जो है प्री क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, जो हम एनिमल्स ये सब में करते हैं कि कहीं उनको पहले ये सेफ्टी जो है कि सेफ है उनके लिए, अगर उनके लिए सेफ है तो फिर हमारे लिए भी यह वैक्सीन सेफ हो सकता है, और तब वैक्सीन जो है एनिमल ट्रायल के बाद अगर सेफ्टी हमने कर लिया तो हम यहाँ पे आते हैं। तो ये सब हमारा कंसर्न रहता है। तो इस तरीके से इतना जल्दी ये कहना कि कल हम जो नेजल ड्रॉप में यूज़ करने लगेंगे या किसी और मेथड से यूज़ करने लगेंगे, ये अभी बहुत जल्दीबाजी होगी। अभी हम, हाँ, वो एक ऑप्शन हो सकता है, बट उसके लिए हमें काफी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। डॉक्टर राय, हमारे संवाददाता भी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। राघवन, एक्सपर्ट्स के साथ अगर आपकी भी इस पूरे लेवल पर बातचीत हुई हो तो उनके जरिए क्या बताया जा रहा है? एडवांस लेवल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अलग अलग शहरों में ज्यादा ह्यूमन ट्रायल्स इसके हो चुके हैं, जिसका सक्सेस रेट सामने है। जी बिल्कुल, देखिए, जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का ट्रायल है उसका सक्सेस रेट जो है वो कम से कम 60% रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है भारत बायोटेक के लिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से अगर 50% अगर आपकी एफिशिएंसी होती है किसी भी वैक्सीन को तो उसको अप्रूवल मिल जाता है। यही वजह है कि सैंपल साइज जो आप देखिए करीब 26,000 लोगों पर ये थर्ड फेज का ट्रायल किया जा रहा है। लेकिन कंपनी का ये कहना है कि चैलेंज उनके सामने यह है कि इसका डाटा एनालिसिस करना ये एक लंबी प्रक्रिया होगी, उसमें वक्त लगेगा। अगर एक्सपर्ट्स की ओर से हम ये जान पाए सुरभि कि क्या इस डाटा एनालिसिस को भी एक्सपेडाइट किया जा सकता है, क्योंकि अगर डाटा एनालिसिस में 3 से 4 महीने का वक्त लगता है तो उसके बाद अप्रूवल में 2 से 3 महीने का वक्त फिर लगेगा। इस हिसाब से कंपनी का ये लक्ष्य है कि सितंबर 2021 तक इसे लोगों तक पहुंचाया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री की भी ये जिज्ञासा है, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या इन चीज़ों में तेजी लाई जा सकती है, क्या इन्हें जल्दी खत्म किया जा सकता है ताकि ये वैक्सीन जल्द से जल्द आम लोगों तक पहुंचे। तो क्या ये जो डाटा एनालिसिस की प्रक्रिया, उसके बाद इस डाटा एनालिसिस की प्रक्रिया के बारे में डॉक्टर राय से जानूं, उसके साथ साथ एक बड़ी चुनौती लगातार जो सवाल सबके सामने है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने कंपनीज के साथ बैठक भी की है, वो है प्रोडक्शन कैपेसिटी और साथ ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। डॉक्टर राय, जो डाटा एनालिसिस की बात हमारे रिपोर्टर यहां पर कर रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि डाटा एनालिसिस भी काफी वक्त लेता है। ओवरऑल प्रोसीजर के लिहाज से जब आप ह्यूमन ट्रायल करते हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या रहते हैं?
देखिए बिल्कुल डेटा एनालिसिस करता है, तो इसीलिए एक एंट्रीम एनालिसिस होता है, एक फाइनल एनालिसिस होता है। एंट्रीम एनालिसिस को जल्दी किया जा सकता है, जैसा कि बाकी लोगों ने किया हुआ है। अभी फाइजर ने जो है एंट्रीम एनालिसिस का है, वो फाइनल एनालिसिस नहीं है। अभी जो मैडोना ने निकाला हुआ है एंट्रीम एनालिसिस है, और इनका भी ऑक्सफोर्ड का भी जो है सो एंट्रीम एनालिसिस किया जा सकता है, उसको एक्सपेडाइट किया जा सकता है। और जब फेज 3 का ये जो है, क्योंकि फेज 3 में जो मेन एंट्रीम एनालिसिस में इफेक्टिवनेस देखते हैं। इफेक्टिवनेस देखने का मतलब ये हो गया कि दो ग्रुप हम लेते हैं, एक ग्रुप को वैक्सीन देते हैं, दूसरे ग्रुप को वैक्सीन नहीं देते हैं। वो ब्लाइंडली होता है, वैक्सीन लेने वाले। डॉक्टर राय से हम इस बारे में बातचीत करेंगे। हालांकि यहाँ पर वो राघवन हम सुन रहे हैं इफेक्टिवनेस की सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं और उस इंटरम एनालिसिस की बात कर रहे हैं जो अभी तक की वैक्सीनेशंस पर किया गया है। डॉक्टर राय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, आप बिल्कुल आ रही है। तो मैं इफेक्टिवनेस की बात कर रहा था। हाँ, कि इफेक्टिवनेस देखने के लिए हम दो ग्रुप में देते हैं। एक प्लेसबो ग्रुप होता है और वो कंप्लीटली ब्लाइंड होता है। रिसिपिएंट को भी नहीं पता होता है कि उनको क्या मिला है, प्लेसबो मिला है या उनको जो है वैक्सीन मिला है। दूसरे ग्रुप को भी नहीं पता कि जिसको वैक्सीन मिल रहा है, और नए इन्वेस्टिगेटर को, मैं इन्वेस्टिगेटर हूं तो मुझे भी नहीं पता कि मैं किसको क्या देता हूं, क्योंकि वो कंप्यूटर जनरेट होता है। उसके बाद जो इफेक्टिवनेस का डेटा आता है वो हम एक एनालिसिस, इंटरिम एनालिसिस करते हैं कि अच्छा सपोज 100 लोगों को बीमारी हुई। अब हम देखते हैं कि 100 लोगों में से उसकी ब्लाइंडिंग हम तोड़ते हैं। उस समय बीच में किसी थर्ड पर्सन द्वारा ब्लाइंडिंग तोड़ी जाती है कि अच्छा इसमें से देखो, अगर जैसे कि अभी हुआ कि 95% का फाइजर वाला था, 90% कि 95 लोगों को डिजीज डेवलप हुई, ये देखा गया कि उनमें से 90 लोगों को वैक्सीन नहीं दी गई थी। सिर्फ 5 लोग ही ऐसे थे जिनको वैक्सीन दी गई थी। तो इस तरीके से जो है इंटरिम एनालिसिस करके और सर इफेक्टिवनेस के साथ साथ उसके साइड इफेक्ट्स पर भी बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अहमदाबाद से आ रही तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। और हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने यह रिपोर्ट भेजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज सबसे पहले अहमदाबाद में जाइडस कैडिला के प्लांट का दौरा करने के बाद अब हैदराबाद में वो भारत बायोटेक के प्लांट में हैं और कोवैक्सीन वहां पर बन रही है। और कोवैक्सीन का ही गुजरात में भी ह्यूमन ट्रायल भी चल रहा है। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में भी ह्यूमन ट्रायल किया जा रहा है। निर्णय कपूर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुजरात में भी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल शुरू हो चुके हैं। भारत बायोटेक द्वारा देश में निर्माण की जा रही कोवैक्सीन के ट्रायल जो है यहाँ अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में जो 16 सिविल कंपाउंड है वहाँ पे चल रहे हैं। जो वैक्सीन के कैंडिडेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लाया गया। करीब 1000 कैंडिडेट जो हैं उनको वैक्सीन के डोजेस दिए जाएंगे और यहाँ पे इस वक्त 16 सिविल में ये ट्रायल चलेगा। करीब 1000 कैंडिडेट जो हैं उनको महीने में 2 बार ये डोज दिए जाएंगे और उन पर परीक्षण करके तय किया जाएगा कि वैक्सीन का क्या असर हो रहा है उन पे, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं और कितनी इफ़ेक्टिव है ये वैक्सीन। अलग अलग एज ग्रुप्स के पेशेंट जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उन्हें यहाँ पे ये वैक्सीन जो है करीब 1 महीने तक ये ट्रायल्स चलेंगे। इस स्टडी का जो पूरा पर्पस है, किस तरह से आप लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं वैक्सीन और क्या क्या उसमें एनालाइज किया जाएगा? हम लोग ये ICMR की गाइडलाइन के हिसाब से उन्होंने NIV पुणे और भारत बायोटेक के साथ एक कोवैक्सीन आत्मनिर्भर वैक्सीन बनाया है जो हम 1:1 जैसे प्लेसिबो और वैक्सीन दोनों का 1000 लोगों को एनरोल करेंगे, हेल्दी वॉलंटियर्स को, और उनको 1 महीने के अंतर में 2 डोजेज देंगे और उनका इफेक्ट देखेंगे। जैसे कि उसको RT-PCR से देखेंगे कि उनको इन्फेक्शन का कुछ चांस है कि नहीं, और दूसरा उसमें एंटीबॉडी कितने डेवलप होते हैं, और वो देख के हम आगे टोटल 1 ईयर तक उसका फॉलोअप करेंगे और बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, हाउ मच दे आर बीन गेटिंग प्रोटेक्टेड फॉर दिस इन्फेक्शन, वो भी चेक करेंगे। पूरे देश में जो ये स्टडी चल रही है उसके बाद उनके रिजल्ट आने के बाद ये तय होगा कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है। और अब तक के जो ट्रायल्स हुए हैं वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लग रहे हैं देश भर में जो है, और अब गुजरात में भी इसके ट्रायल चल रहे हैं जिसके बाद आगे की रणनीति, आगे का जो प्रोसेस है वो तय किया जाएगा। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया TV, अहमदाबाद।
और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद जायडस का भी बयान आया है। जायडस ने कहा कि पीएम ने वैक्सीन डेवलपमेंट पर अहम जानकारी उनसे शेयर की गई है। प्रधानमंत्री का विजन है वैक्सीन से पूरी दुनिया को फायदा हो। तो एक बार फिर से बता दें, ये इस बीच बयान जायडस की तरफ से आया है। अहमदाबाद में जायडस के भी प्लांट में प्रधानमंत्री गए, जहां उन्हें वैक्सीनेशन के बारे में पूरी जानकारी दी गई और इस बीच प्रधानमंत्री के विजन के बारे में भी बताया गया है कि वो चाहते हैं कि वैक्सीन से पूरी दुनिया का फायदा हो। टी राघवन इस वक्त हमारे साथ हैं। राघवन, इस बात की चर्चा हम सुबह से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्वदेशी वैक्सीन पर जोर इसलिए क्योंकि लक्ष्य है आसानी से इसे लोगों तक पहुंचाया जा सके। जी बिल्कुल सुरभि, और ये कंपनी ने तय भी किया है, जिस तरह से जानकारी कंपनी ने हमें दी है, करीब 300 मिलियन यूनिट्स की कैपेसिटी कंपनी जो है उसको डेवलप कर चुकी है। क्योंकि जैसा हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि एक बार फेज 3 के ट्रायल की इंटरिम जो रिपोर्ट है, अगर वो उसकी एफिशिएंसी इनके मानकों पर खरी उतरती है तो फिर प्रोडक्शन लेवल पर सारा जो है फोकस चला जाता है और इसको 500 मिलियन यूनिट तक बढ़ाने की योजनाएं भी तैयार हो गई है। गुजरात और कर्नाटक में कंपनी की 2 और इकाइयाँ हैं और वहाँ से इस प्रोडक्शन स्केल को बढ़ाया जाएगा ताकि 50 करोड़ वैक्सीन जो है एक समय में उपलब्ध कराने के लिए ये कंपनी जो है तैयार रहे। इस कैपेसिटी एनहांसमेंट जो है उस पर भी पीएम को ब्रीफ किया जा रहा है। कंपनी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर एक्सपेडाइट होता है, डाटा एनालिसिस तेजी से होता है और अप्रूवल बहुत तेजी से मिलता है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी कंपनी बढ़ाने की हालत में है। डॉक्टर राय, क्या ये पॉसिबल होता है कि जिस वक्त आप ओवरऑल एडवांस लेवल पर ट्रायल्स करें, अप्रूवल के साथ साथ प्रोडक्शन को लेकर भी अनुमति मिल सकती है? बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने देखा सीरम इंस्टीट्यूट ने खुद ही कहा कि वो इसके साथ ही प्रोडक्शन शुरू कर चुका है और एक बार अप्रूवल मिलते ही 5 करोड़ डोज जो है वो दे सकते हैं। सो अगर फेज 1 फेज 2 ट्रायल पे उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस है, कंपनी को कॉन्फिडेंस है कि फेज 3 भी अच्छा होगा और उनके अनुरूप अगर जा रहा है तो ये थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन इस रिस्क को लेते हैं। इस रिस्क को वो लेते हैं बिल्कुल, लेने के बाद जो है कैलकुलेटेड रिस्क होता है, बट वो लेते हैं क्योंकि एक साथ इतना प्रोडक्शन करना जो है संभव नहीं है। लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भारत की कैपेसिटी प्रोडक्शन को लेकर अच्छी है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर वैक्सीन बनते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरर वैक्सीन के हम हैं। वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग जो है हिंदुस्तान 2/3 जो है दुनिया की वैक्सीन को सप्लाई करता है। हमारे पास उसकी ये नहीं है, ज्यादातर वैक्सीन को हमने डेवलप। डॉक्टर, यही एक सबसे बड़ी उम्मीद है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी क्योंकि भारत की है, ऐसे में जोर शोर से काम किया जा रहा है। जी, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हुई थी, आप कह रहे हैं। हाँ, वो एक्चुअली वैक्सीन का जो है हमने जो है ज्यादातर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग तो हम बहुत करते रहे, 2/3 दुनिया को जो है हम इस वैक्सीन की सप्लाई करते हैं, वेरियस वैक्सीन की, बट हमारे यहाँ डेवलप नहीं होता था। R&D हमारे यहाँ कम था, डेवलप कहीं और होता था, पेटेंट कहीं और का होता था, बनाते हम थे। पहली बार जो है हम खुद डेवलप भी कर रहे हैं और बनाने की कैपेसिटी तो हिंदुस्तान के पास जितनी दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। अभी आपने भारत बायोटेक का नाम लिया या इसके पहले सीरम इंस्टीट्यूट है, दुनिया की सबसे बड़ी जो वैक्सीन बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ये इतनी बड़ी कंपनीज है कि अगर एक बार ये हो जाए कि कौन सी वैक्सीन जो है लोगों को देनी है, कौन सी वैक्सीन इफेक्टिव है और सेफ है, तो वैक्सीन बनाना जो है हिंदुस्तान के लिए उतनी बड़ी समस्या नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन की जहां तक बात है तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रधानमंत्री जी ने तो ऑलरेडी जो है काफी जो है प्रोएक्टिव रोल लेके जो है पहले से ही, अभी वैक्सीन नहीं आई बट उन्होंने सारे स्टेट इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तैयारी करने के लिए मैसेज ऑलरेडी। ग्लोबल लेवल पर भी अगर हम वैक्सीनेशन के इस पूरे परीक्षण का खेल समझे तो उसमें चुनौतियां यही थी कि इसकी इफेक्टिवनेस, साथ ही मैं साइड इफेक्ट्स को लेकर भी सर बात करना चाहूंगी। दूसरा, टेम्परेचर कंट्रोल को लेकर लगातार चर्चा की जा रही थी। ऐसे में कोवैक्सीन कहां स्टैंड करती है? देखिए, जो कोवैक्सीन की सबसे बड़ी खासियत है कि यह रूम टेम्परेचर पे, मतलब नॉट रूम टेम्परेचर सॉरी, जो बाकी वैक्सीन हम स्टोर करते हैं 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे, सो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको भी स्टोर किया जा सकता है। ये इसकी जो है सबसे बड़ी खासियत है क्योंकि ये होल वेरिएंट किल्ड वायरस है।
वैक्सीन है। सो उसी वायरस को किल्ड करके जो है हम रखे हुए हैं। ये अगर जैसे अनस्टेबल नहीं हो पाता है, इसके लिए हमें बहुत ही -70 या -80 नहीं चाहिए जैसे बाकी वैक्सीन के लिए चाहिए। तो ये जो है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इस वैक्सीन की। दूसरी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इस वैक्सीन की कि यहीं डेवलप किया गया, यहीं वायरस आइसोलेट किया गया ICMR द्वारा और भारत बायोटेक ने डेवलप किया, और इसकी फेज 3 के कंप्लीट जो है अपने पॉपुलेशन पे इसका फेज 3 ट्रायल हो रहा है। तो जो भी रिजल्ट उसका आएगा वो हमारे पॉपुलेशन के लिए ज्यादा अनुरूप होगा। बाकी इफेक्टिवनेस अगर किसी और पॉपुलेशन में आता है, क्योंकि इफेक्टिवनेस होता है कि इम्यूनोजेनिसिटी आपकी शरीर कैसे काम कर रहा है जी, प्रोटेक्शन उसको कैसे हो सकता है, और सारी बीमारियों के लिए अलग अलग जो डॉक्टर राय, लेकिन आपने बहुत सरल शब्दों में ये बता दिया कि आखिर ये पूरा प्रोसेस होता क्या है और किस लिहाज से ये ह्यूमन ट्रायल्स चलते हैं, और अभी फिलहाल इस लिहाज से कोवैक्सीन कहां स्टैंड करती है। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राघवन, आपसे भी हम अपडेट लेते रहेंगे कि आखिर हैदराबाद में लैब में मौजूद प्रधानमंत्री को फिलहाल क्या क्या जानकारी कोवैक्सीन को लेकर दी जा रही है। आप भी हमारे साथ जुड़े उसके लिए शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुकना है, आप बने रहे हमारे साथ। आगे वक्त है आज का वायरल का।